जो है ये लेक्चर 10 है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे लेक्चर 9 हो चुके हैं, 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये जो रहेगा ये आखिरी लेक्चर रहेगा। इसके बाद और कोई लेक्चर नहीं रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। फिर इसके बाद बस पीवाईक्यू वाला सेशन रहेगा और फिर जूलॉजी का एक चैप्टर शायद होगा या फिर इकोलॉजी का ही दूसरा चैप्टर करते होंगे, वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, इसका वन शॉट जो दूसरा चैप्टर होगा उसके एंड के बाद आएगा। ठीक है, तो वैसे चलेंगे। तो आ चलो तो करते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म कैसा इंटरेक्शन है? नेगेटिव 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 पॉजिटिव इंटरेक्शन है, मतलब एक को नुकसान हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है। नेगेटिव किसके लिए? नेगेटिव है जिससे कुछ लिया जा रहा है जिसे नुकसान हो रहा है, नेगेटिव होता है होस्ट के लिए। इसमें जो नेगेटिव रहता है वो होस्ट के लिए रहता है और पॉजिटिव रहता है पैरासाइट के लिए रहता है। पैरासाइट और होस्ट तो जानते होंगे। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, डाइजेस्टिव फूड डिराइव करता है। ठीक है, और वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। फिर अगर मैं पूछो थोड़ा और अंदर जाऊं तो ये मुझे दिखेगा कि पैरासाइट जो रहते हैं वो ओस के कंपैरिजन में छोटे रहते हैं। तो इनका साइज क्या रहता है? स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म रहते हैं। स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म है। और अगर मैं वहीं होस्ट की बात करूँ तो होस्ट कैसे हैं? लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म है। लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म है। लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बड़े ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूँ कि जैसे प्रीडेशन में क्या होता था? प्रीडेशन भी तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन था। प्रीडेशन में क्या होता था? वो भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन था, पर उसमें क्या होता था? प्रीडेटर प्ले को क्या कर लेता था? किल कर लेता था। क्या कर लेता था? किल कर लेता था। किल कर देता था। पर जो वो है पैरासाइटिज्म, इसमें जो प्ले यानी पैरासाइट है वो होस्ट को किल नहीं करता, वो उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते रहते हैं। और न्यूट्रिशन डिराइव करते समय उसे बना देता है वीक। उसे बना देता है वीक। और फिर होस्ट क्या होता है? इवेंचुअली डाई कर जाता है। तो फिर पैरासाइट अगर कंटिन्यू होस्ट वीक बनते जा रहे हैं तो वो इवेंचुअली डाई कर जाएगा। तो पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे चल देता है और उसे अपना होस्ट बना देता है। तो पैरासाइट पैरासाइट जो है वो नेवर किल इज होस्ट, अभी कभी भी अपने होस्ट को मारता नहीं है। उसे क्या बना देता है? वीक बनाते रहता है। इट मेक्स इट वीक। इट मेक्स इट वीक। मतलब वो क्या बना पैरासाइट क्या बना देता है? अपने होस्ट को वीक बना देता है। इट मेक इट वीक। धीरे धीरे करते वीक बनाने लग जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी से कोई और न्यूट्रिशन डिराइव करते रहेगा, कोई और खाना खाते रहेगा, तो आपकी बॉडी तो इनफ न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। तो कि आपको तो लगेगा कि जितना मिले जरूरी आप उतने जितना आपके लिए जरूरी रहेगा आप उतना ही खाएंगे। पर अगर आपकी बॉडी से मैं भी खाना ले रहा हूँ तो अब उस खाने में तो कमी हो जा रही है। उस खाने में तो कमी हो जा रही है और कंटिन्यूसली लिए जा रहा हूँ। तो आपके लिए बॉडी के लिए तो कम बचेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, ये होश इवेंचुअली वीक होते जाते हैं। अब क्या होता है? जो पैरासाइट है, कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो होश स्पेसिफिक हो गए, मतलब वो एक स्पेसिफिक होश के ऊपर ही पाए जाएंगे, मतलब एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ होश के ऊपर ही पाए जाएंगे। जैसे सम जो है सम पैरासाइट जो है वो इवॉल्व हुए हैं टू बी होस्ट स्पेसिफिक, मतलब वो किसी एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म पे ही पाए जाएंगे, दूसरी स्पीसीज पे नहीं पाए जाएंगे। दूसरी स्पीसीज पे
नहीं पाए जाएंगे। तो पहला साइट क्या है, इवॉल्व टू बी, इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। कुछ ऐसे पैरासाइट है जो होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब वो किसी एक स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के ही मेंबर्स पे पाए जाएंगे, किसी और स्पीसीज पे नहीं पाए जाएंगे, किसी और स्पीसीज पे नहीं पाए जाएंगे। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि वो जो पहला साइट है, वो पहला साइटिज्म है, वो कैसा इंटरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। अब इसमें जो नेगेटिव किसके लिए है, होस्ट के लिए है, और पॉजिटिव किसके लिए, पहला साइट है। पहला साइट क्या लेता है, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म लेता है, और होस्ट जो लेता है वो लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म लेता है। अब अगर मैं बात करूँ तो जो पहला साइट है वो कभी भी अपने होस्ट को मारता नहीं है, वो इवेंचुअली उसे वीक बनाते जाता है, उसे इवेंचुअली वीक बनाते जाता है। अब पैरासाइट जो होते हैं वो इवॉल्व हुए हैं ताकि वो होस्ट स्पेसिफिक लाए, मतलब किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म पर ही वो अपना होस्ट बनाए। तब जो पहला साइट है वो दो प्रकार के होते हैं कि उन्हें होस्ट की ज़रूरत है जीने के लिए या नहीं, होस्ट की ज़रूरत है जीने के लिए। तो पहला साइट भी दो प्रकार के हो जाते हैं, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, और फिर दूसरे हो जाते हैं ऑब्लिगेट। दूसरे कौन हो जाते हैं, ऑब्लिगेट। दूसरे हो जाते हैं ऑब्लिगेट। मतलब पहला साइट कैसे है, ये या तो फैकल्टेटिव है या ऑब्लिगेट है। फैकल्टेटिव मतलब जब ज़रूरत पड़े तभी, और ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरीली। मतलब कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में मान लेता हूँ ए, अगर वो नेचर में पाया जा रहा है, वो क्या है, पैरासाइट है, और वो नेचर में हर जगह के अपने होस्ट के ऊपर ही पाया जा रहा है, तो वो मान लेते हैं ऑब्लिगेट है, मतलब कि वो बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो वहाँ ही पाया जा रहा है जहाँ पे उसका होस्ट प्रेजेंट है, और कहीं नहीं पाया जा रहा। पर अगर ए ऐसा है कि वो कहीं और भी पाया जा रहा है जहाँ पे उसका होस्ट प्रेजेंट नहीं है, और वो वहाँ पे किसी दूसरे होस्ट के ऊपर नहीं, क्या कहते हैं, किसी और तरीके से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन बढ़ा रहा है, तो वो कहलाते हैं फैकल्टेटिव। मतलब वो कुछ कंडीशंस के अंदर ही होस्ट उन्हें चाहिए रहता है, वरना वो बिना होस्ट के भी जी सकते हैं, बिना होस्ट के भी जी सकते हैं। अब दूसरा एक पहला साइट था, दूसरा एक और क्लासिफिकेशन होता है जो हम लोग सबसे ज़्यादा सुनते हैं, क्या कहते हैं, जो एक और होता है जो हम लोग सबसे ज़्यादा सुनते हैं, वो होता है एक्टोपेलासाइट और एंडोपेलासाइट। क्या होता है, एक्टोपेलासाइट और एंडोपेलासाइट। अब इसे कैसे समझे, जैसे बोल सकते हैं राउंड वॉर्म जो होते हैं या ई कोलाई जो होते हैं, वो यानी बोल देते हैं राउंड वर्म। चलो, राउंड वर्म क्या लेते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, तो वो बॉडी के अंदर है, वो बॉडी के अंदर है, तो वो क्या कहलाते हैं, एंडोपेलासाइट। वो क्या कहलाते हैं, एंडोपेलासाइट। वो क्या कहलाते हैं, एंडोपेलासाइट। अब एक्टोपेलासाइट कैसे समझे, जो बालों में जुआ हो जाता है, जो बालों में जुआ हो जाता है, वैसे समझ सकते हैं। या जैसे एनिमल किंगडम में ही देखें तो दी राउंड वर्म भी एनिमल किंगडम में ही था, तो अगर एनिमल किंगडम के हिसाब से एक्टोपेलासाइट देखें तो साइक्लोस्टोमा हो जाता है, जो व्हील या बली फिशेस पे क्या लेते हैं, एक्टोपेलासाइट लेते हैं। मतलब ये बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर अगर कोई प्रेजेंट है ऐसा पैरासाइट, तो वो कहलाएगा ताते एक्टोपेलासाइट। और वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा एंडोपेलासाइट। वो क्या कहलाएगा, अंदर एंडोपेलासाइट। वो क्या कहलाएगा, एंडोपेलासाइट, एंडोपेलासाइट। ठीक है। अब क्या आता है कि जो वो है पैरासाइट, पैरासाइट जो है, जैसे जैसे होस्ट एडवांस होते जाएगा, होस्ट ने क्या किए, इवॉल्व किए डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट। उसे पता चला यार ये पैरासाइट तो मेरे ऊपर जी रहा है, मैं इसका होस्ट हूँ, तो होस्ट क्या करेगा, उस पैरासाइट से
ये बचने के लिए कुछ टेक्निक्स इवॉल्व करेगा। वैसी पहला साइड तो पता चलेगा यार मेरा होस्ट जो है वो तो मेरे खिलाफ टेक्निक इवॉल्व कर ले, मतलब मुझे भी एडवांस होना पड़ेगा, मुझे भी कुछ और टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। तो ये दोनों साथ ही साथ में इवॉल्व हो लें, एक दूसरे के कारण इवॉल्व हो लें, तो इसमें मैं मुझे क्या दिखेगा, को इवोल्यूशन दिखेगा। को इवोल्यूशन क्या होता है? ऐसा इवोल्यूशन जो दो स्पीसीज में हो और किस कारण हो, एक दूसरे के कारण हो, मतलब एक में एक एडेप्टेशन आए, एक में इवोल्यूशन आए, तो उसी को देख के दूसरे में भी इवोल्यूशन आए वाले स्पीसीज से कोप अप करने के लिए। तो होस्ट में क्या हुआ, होस्ट पहला साइड के अगेंस्ट ये वो लाया, इवोल्यूशन एडेप्टेशंस लाया, तो पहला साइड भी क्या करेगा, उन एडेप्टेशंस के खिलाफ एडेप्टेशंस ले आएगा। ठीक है, उन एडेप्टेशंस के खिलाफ एडेप्टेशंस ले आएगा। अब क्या होता है, अब पहला साइट में कुछ स्पेशल इवोल्यूशन दिखते हैं या स्पेशल एडेप्टेशन दिखते हैं। पहला साइट में कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस दिखते हैं। पहला साइट में कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस दिखते हैं। पहला साइट में कुछ स्पेशल एडेप्टेशन दिखते हैं, स्पेशल एडेप्टेशन दिखते हैं, स्पेशल एडेप्टेशंस दिखते हैं, स्पेशल एडेप्टेशंस दिखते हैं। अब ये एडेप्टेशंस लेते कैसे हैं, ये जो पहले बताना है, ये पहले बताना है, ये एडेप्टेशंस लेते कैसे हैं। सिंपल सी बात है कि कैसे स्पेशल एडेप्टेशन दिखे। बेसिकली क्या होता है कि वो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन जो लेते हैं उसे लॉस कर देते हैं। तो दी एक तो बॉडी उसे किसी और के ऊपर डिपेंड लेने, अंदर या बाहर उसकी बॉडी पे, और साथ ही साथ में उसका होस्ट जो है वो एडवांस होते जा रहा है जो समय के साथ साथ, तो उसे भी तो पहला साइड तो भी एडवांस होते जाना है। तो ये जो अननेसेसरी ऑर्गन्स है, जैसे डाइजेशन, तो वो तो डाइजेशन के ऑर्गन्स उन्हें चाहिए नहीं, तो वो तो उससे ले हैं, डाइजेस्टिव फूड ही ले हैं, किससे, अपने होस्ट से। तो वो जो उनके लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो अननेसेसरी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उन्हें क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, वो उन्हें क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पहला साइट में नहीं दिखता, पहला साइट में नहीं दिखता। दूसरा क्या हो सकता है, वो बता देते हैं होस्ट पे चिपकने के लिए। अब जो पहला साइट है वो या तो एक्टो पहला साइट है वो, या एंडो। तो उसे क्या, एक्टो है तो उसे बॉडी सरफेस पे चिपके रहना पड़ेगा, और बता देते हैं एंडो है तो उसे अंदर की जो लाइनिंग है उससे चिपके रहना पड़ेगा, वरना वो तो अंदर भी चीज़ें मूव करती है तो वो भी मूव कर जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एडेसिव नेचर के लिए प्रेजेंट एडेसिव नेचर होता है किसी भी चीज़ पे चिपके रहना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेजेंट सब एडेसिव ऑर्गन जो उसे चिपकने में मदद करते हैं, जो उसे चिपकने में मदद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एडेसिव ऑर्गन लेते हैं, एडेसिव ऑर्गन लेते हैं, एडेसिव ऑर्गन लेते हैं। क्या ह्यूमंस में एडेसिव ऑर्गन लेते हैं? नहीं। जैसे ह्यूमन जो है उसमें कैसे एडेसिव ऑर्गन लेगा, क्या ह्यूमन बताते हैं वो लेता है पहला सही थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो आप बोलोगे फिर लोग चिपक कर के कैसे लटक जाते हैं, वो थोड़ी होता है। या दीवार से ऐसे कैसे चिपक जाते हैं, वो थोड़ी होता है। आप दीवार पे चिपक के चल सकते हो क्या? नहीं। या डिम्बल दीवार पे चिपके रहते हो, वैसा थोड़ी है। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन या सकल्स, या सकल्स, ठीक है, सकल्स टू क्लीन जॉन होस्ट, टू क्लीन जॉन होस्ट, टू क्लीन जॉन होस्ट, मतलब बताते हैं होस्ट पे चिपके रहने से। टू क्लीन जॉन होस्ट, होस्ट पे चिपके रहने के लिए होता है, होस्ट पे चिपके रहने के लिए होता है। फिर इसके बाद आता है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो तो न्यूट्रिशन अपने होस्ट से डिराइव कर ले हैं, वो न्यूट्रिशन अपने उससे डिराइव कर ले हैं, किससे, अपने होस्ट से डिराइव कर ले हैं डायरेक्टली, और वो भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल लेते हैं, तो इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं। तो तीसरा क्या हो जाता है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ digestive system, loss of digestive system, loss of digestive system, loss of digestive system, digestive system क्या कर देते हैं, ये
गायब कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ही गायब कर देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है। अब आता है हाई लिपोडक्शन कैपेसिटी। तो थी इन्हें पता है इनका लिपोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, तो थी होस्ट के ऊपर भी चिपके रहेंगे तो होस्ट तो अगर इरिटेशन होगी तो वो तो मार देगा। दूसरी बात, अंदर रहेंगे तो होस्ट कुछ ना कुछ खाते ही रहेगा, तो उस जो वो चीज़ें खाएगा उसमें कुछ ऐसा प्रेजेंस हो सकता है जो पहला साइट के लिए हार्मफुल हो, तो वो क्या करेंगे अपनी नंबर को बढ़ा लेंगे, अपनी नंबर को बढ़ा लेंगे। तो हाई लिपोडक्टिव कैपेसिटी, हाई लिपोडक्टिव कैपेसिटी, लिपोडक्टिव कैपेसिटी कैसी रहती है, हाई रहती है, हाई रहती है। ठीक है। अब ह्यूमन लिवर फ्लूइड जो है या टेलिमेटोड पैरासाइट जिसे बोल सकते हैं, वो दो इंटरमीडिएट होस्ट के ऊपर रहता है। मतलब जैसे एक पैरासाइट थे दो हो एक ही होस्ट तो जरूरी नहीं है, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट के ऊपर रह सकता है या दो अलग अलग होस्ट के ऊपर पाया जा सकता है। तो कि हर कोई पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक हो जरूरी नहीं है। ठीक है। फिर अगर अ, फिर अगर अगर एनसीईआरटी के ऊपर देखें, फिर अगर अगर नहीं फिर अगर एनसीईआरटी के ऊपर देखें तो बोलती है एनसीईआरटी की जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, वो भी तो अपना न्यूट्रिशन ह्यूमन से डिराइव करती है, यानी जो मॉस्किटोस हैं वो भी तो अपना ह्यूमन से ही डिराइव कर रहे हैं न्यूट्रिशन, या किसी और होस्ट से डिराइव कर ले, तो क्या वो ताकतें हैं पैरासाइट नहीं होंगे, नहीं होंगी। तो ती पैरासाइट जो होते हैं वो कम्प्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कहीं और से न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर सकते। पर जो वो लेते हैं कौन, ताकतें हैं मॉस्किटोस लेते हैं, वो कहीं और भी चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर ले लेते हैं। जैसे बहुत से जो मॉस्किटो हैं वो पेलों से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर ले लेते हैं। या एफिल एनसीईआरटी बोलती है क्या फीटस जो है जो माँ के वोम्ब में रहता है फीटस, वो क्या पैरासाइट नहीं होगा, तो वो भी तो उसी से मदर से ही डिराइव कर ले, तो मदर होस्ट हो जाएगी, ये पैरासाइट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बोलती है ये भी ट्रू सेंस में पैरासाइट नहीं है, ये भी पैरासाइट नहीं है ट्रू सेंस में। या लो बोल सकते हैं कुकू या क्लो की बात, कुकू या क्लो की बात, कोयल और कौवे की बात। कोयल और कौवे की बात क्यों चालू हुई यहाँ पे, कोयल और कौवे की बात क्यों चालू हुई, ऐसा इसलिए तो कि जो कोयल रहती है वो अपने एग लेकर देती है किसमें, कौवों के अंडों में, कौवों के अंडों में, तो यानी कौवे के अंडों में नहीं, कौवों के घोंसले में। तो जितना भी वो है पहले समय के लिए पालना या उसे वार्म देना, वो सब फीमेल कौवी करते रहती, फीमेल कौवी करते रहती है। तो क्या वो भी एक होस्ट का काम नहीं कर रही, नहीं। तो इसे एनसीईआरटी लिखती है वो एक तरह से दिख सकता है पर असल में वो है नहीं पहला साइट, तो इसे बोलते हैं बता देते हैं नॉट कंसिडर्ड एज, मतलब इसे एनसीईआरटी क्या लिखती है, नॉट कंसिडर्ड एज, इसे माना नहीं जाता, कंसिडर्ड एज पैरासाइट इन ट्रू सेंस, नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट इन ट्रू सेंस, पैरासाइट इन ट्रू सेंस, पैरासाइट इन ट्रू सेंस, पैरासाइट इन ट्रू सेंस, इन ट्रू सेंस, ट्रू सेंस में इसे पैरासाइट नहीं माना जाता, ट्रू सेंस में इसे पैरासाइट नहीं माना जाता। ठीक है। ट्रू सेंस में इसे पैरासाइट बिल्कुल भी नहीं माना जाता। ठीक है। अब आगे आते हैं, अब इधर तो जगह बची नहीं, इधर कर लेते हैं हम के नीचे। ठीक है। ठीक है। अब इधर आता है पहला, जो दो ही प्रकार का करना है कि यानी एक ही प्रकार का करना है, वो होता है ब्लूड पैरासिटिज्म, ब्लूड पैरासिटिज्म। ब्लूड पैरासिटिज्म क्या है, वही कोयल और कौवों की बात। ब्लूड पैरासिटिज्म ऐसा है कि पैरासिटिज्म बस, ब्लूड पैरासिटिज्म क्या होता है कि जो कोयल है, जो एग ऑफ पैरासाइटिक बर्ड है, मतलब एग ऑफ पैरासाइटिक बर्ड जो है वो रिसेम्बल करते हैं होस्ट बर्ड से। मतलब अगर जो कोयल है कुकू, अगर वो कौवों के घोंसले में अपने अंडे ले कर जा रही है, तो क्या कोयल के अंडे कौवों से अंडों से अलग दिखेंगे, तो कौवा पहचान नहीं लेगा ये किसी और के
अंडे हैं तो मार के नीचे नहीं गिरा देगा। हाँ, तो कोयल जो वो है कौवे, वो ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि उन लोग के जो एग हैं वो नियरली सिमिलर दिखते हैं, नियरली सेम दिखते हैं। तो जो एग है, एग ऑफ पैरासाइटिक बर्ड, एग ऑफ पैरासाइटिक बर्ड जो है, एग ऑफ पैरासाइटिक बर्ड जो है वो रिसेम्बल करती है। इसीलिए यहाँ पे अभी मैं मान लेता हूँ रिसेम्बल का साइन, रिसेम्बल करती है एग ऑफ होस्ट बर्ड। मतलब जो इंक्यूबेट कर रहा है वो होस्ट बर्ड हो जाएगा, जो दूसरे के में ले कर रहा है वो पैरासाइटिक बर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुकू क्या है, पैरासाइटिक बर्ड, और होस्ट बर्ड कौन है, हमारा कौआ। ठीक है, तो कुकू क्या करती है, ले करती है अपना एग इन क्लोज नेट एंड लेट क्लो इंक्यूबेट इट। कुकू क्या करती है, कुकू यानी कोयल ले इस एग इन, लेस इस एग इन, अपने अंडों तो किधर छोड़ती है, इस एग इन, इस एग इन क्लोजनेस, क्लोजनेस मतलब कौओं के उस पे घोंसले पे छोड़ती है, एंड लेट क्लो इंक्यूबेट इट, एंड लेट क्लो इंक्यूबेट इट, लेट क्लो इंक्यूबेट इट, लेट क्लो इंक्यूबेट इट, इंक्यूबेट, इंक्यूबेट इट। ठीक है, फिर उसे गर्म करने की जो जिम्मेदारी है वो क्लो निभाता रहता है। वो क्या करता है, क्लो निभाता रहता है। ठीक है, ठीक है, इतना सही था पहला सिटीजम में। फिर क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपेलासाइट लेती है वो मोर कॉम्प्लेक्स लेती है एक्टोपेलासाइट से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एंडोपेलासाइट है उसे बॉडी के अंदर लेना है, तो बॉडी के अंदर जैसे एलिमेंट्री कैनाल में राउंड वॉर्म रहते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में तो डाइजेस्टिव जूसेस भी आएगा, एचसीएल भी आएगा, तो वो एसिडिक है, वो क्या उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहुंचा सकता है। तो इसीलिए वो स्पेशली अपनी बॉडी वॉल ये सबको डेवलप कर लिया रहता है, अपनी जो लाइफ साइकिल है उसमें चेंज लाता है, ताकि उसकी जो प्रोजेनी है या उसका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो इतनी आसानी से इफेक्ट ना हो। किसके कारण बताते थे, ये सब गैस्ट्रेजो से एचसीएल के कारण। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल मोर कॉम्प्लेक्स रहती है देन एक्टोपेलासाइट, मोर कॉम्प्लेक्स देन, इसकी लाइफ साइकिल मोर कॉम्प्लेक्स रहती है किसकी, एंडोपेलासाइट की। किसके कंपैरिजन में, एक्टोपेलासाइट से, एक्टोपेलासाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बस इतना सही था पैरासाइटिज्म में। अब पॉपुलेशन इंटेंशन, ठीक है, चलो ये यहीं पे कर लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री एंड वैल्यूएशन, लाइफ हिस्ट्री एंड वैल्यूएशन, लाइफ हिस्ट्री एंड वैल्यूएशन बेसिकली क्या है कि लाइफ हिस्ट्री क्या है पहले ये समझ में आना चाहिए। नहीं, कहीं और करते हैं, सही रहेगा। ठीक है, 2 मिनट, ये कहीं और ही करते हैं तब सही रहेगा। ठीक है, अब जो लाइफ हिस्ट्री वैल्यूएशन जो है, इसमें जो हिस्ट्री शब्द है, पहले आप क्या समझ सकते हैं लाइफ हिस्ट्री वैल्यूएशन जी, ये सोचिए कि इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, पॉज किया, सोच लिया, अब आते हैं। ठीक है, अब आते हैं। तो जो लाइफ हिस्ट्री वैल्यूएशन है, अगर मैं उसमें हिस्ट्री का मतलब देखूँ तो हिस्ट्री होती है इवेंट्स का नोट डाउन करना। हिस्ट्री मान लो क्या पढ़ते हैं, एक टाइम ऑफ फिल्म के बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और लाइफ का अगर टाइम ऑफ फिल्म देखूँ तो लाइफ का टाइम ऑफ फिल्म कैसे चलता है, या जन्म होता है, क्या होता है, जन्म होता है, जन्म होता है, और फिर क्या होती है, मृत्यु होती है, क्या होती है, मृत्यु होती है, मृत्यु होती है, हाँ कि ना। तो ये क्या वो नहीं हो गया समय, तो ये भी तो समय के साथ ही चल रहा है। किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होना और उसका मृत्यु होना ये समय के साथ साथ होता है। तो क्या मैं इसे एक टाइम ऑफ फ्लेम मान सकता हूँ, हाँ मान लेता हूँ। अब इस टाइम ऑफ फ्लेम में जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी इवेंट्स हुए उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, वो कहलाती है उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री, उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री। अब मैं थोड़ा सा और सोचना चाहूँ, तो लाइफ हिस्ट्री तो मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं एच
ऐसी सी कोई बुक समझ सकता हूँ, ऐसी सी कोई बुक समझ सकता हूँ लाइफ हिस्ट्री को, ठीक है, ऐसी कोई बुक समझ सकता हूँ। अब इसका जो पहला कवर है, यानी कवर का जो सामने वाला है, ये हो जाता है जन्म। ये किसी डिनोट कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के जन्म होने को। और इस बुक का जो आखिरी वो है, मतलब सीट या बोल सकते हैं, जो कवर का लास्ट यानी कवर का पीछे वाला जो फेस है वो डिनोट कर रहा है मृत्यु को। वो किसे डिनोट कर रहा है? मृत्यु को। तो जो इसके बीच के पेज रहेंगे ना, उनमें जो लिखाएगा वो रहेगी इसके लाइफ के इवेंट्स। उसके ये क्या लेंगे? लाइफ के इवेंट्स लेंगे। क्या लेंगे? लाइफ के इवेंट्स लेंगे। क्या लेंगे? लाइफ के इवेंट्स लेंगे। तो ये बुक उस ऑर्गेनिज्म की क्या बन जाएगी? लाइफ हिस्ट्री। ये उस ऑर्गेनिज्म की क्या बन जाएगी? लाइफ हिस्ट्री। ये उस ऑर्गेनिज्म की क्या बन जाएगी? लाइफ हिस्ट्री। क्या बन जाएगी? लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, ये उसकी बन जाएगी लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, अब ये बताएं कि लाइफ हिस्ट्री आपको क्या लगता है किसमें किसमें वैल्यूएबल होती हुई दिखेगी? मतलब कि यहाँ पे बोला है लाइफ हिस्ट्री वैल्यूएशन, मतलब किसमें किसमें वेलाई होते हुए दिखेगी। तो ऐसे सोचे। ठीक है, अब आते हैं किसमें किसमें लाइफ हिस्ट्री वेलाई होते हुए दिखेगी। ठीक है, क्या एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में, क्या एक ही पॉपुलेशन में के ऑर्गेनिज्म में, या अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में? ठीक है, तो ऐसा देखते हैं। जो इवेंट्स है उसमें मैं बायोलॉजी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू दिखेंगे। यहाँ पे इवेंट्स क्या होंगे? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यहाँ पे इवेंट्स होंगे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो मान लेते हैं ये दिल्ली की ह्यूमन पॉपुलेशन है। ये दिल्ली की क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन है। दिल्ली की क्या है? ये ह्यूमन पॉपुलेशन है। दिल्ली की क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ से मैंने एक इंसान उठाया, वो लंग्स के थ्रू सांस ले रहा था, तो मैंने उसकी लाइफ हिस्ट्री की बुक में लिख दिया, एक पेज में लिख दिया कि ये लंग्स के थ्रू सांस लेता है। अब मैंने दूसरा ह्यूमन उठाया, उसकी भी लाइफ हिस्ट्री थी बुक में। जब लेस्पिलेशन वाला लिखूंगा तो क्या मैं वहाँ पे गिल्स लिखूंगा? क्या वहाँ मैं लेस्पिलेशन थ्रू स्किन लिखूंगा, या बकोफेलेंस लिखूंगा, या लंग्स लिखूंगा? ऑब्वियस ही बात है, लंग्स लिखूंगा। तो एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन नहीं देखा जाता। एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म या एक पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच में लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन नहीं देखा जाता। अब ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन हम लोग किसके एस्पेक्ट में बात करते हैं? एक स्पीसी या एक पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म में। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है पर मेजर वेरिएशन नहीं देखा जाता। वहीं अगर मैं एक वो लूँ, एक जगह लूँ, दिल्ली का मैं दिल्ली ही ले लिया, एक जगह ह्यूमंस ले लिया, एक जगह फ्लॉग ले लिया। अब जब मैं फ्लॉग की लाइफ हिस्ट्री लिखूंगा तो वहाँ पे मैं लेस्पिलेशन के लिए बहुत सी चीज़ें लिख सकता हूँ। लंग्स लिख सकता हूँ, गिल्स लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद बकोफेलेंस लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर स्किन लिख सकता हूँ। पर ह्यूमंस की जब लाइफ हिस्ट्री लिखूंगा तो सिर्फ लंग्स लिखूंगा। तो ये क्या वेरिएशन नहीं दिख गया मुझे? क्या उसकी लाइफ हिस्ट्री में मुझे वेरिएशन नहीं दिख गया? हाँ, दिख गया। तो यही तो है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, यही तो है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। चलो एक फ्लॉग और ह्यूमन से कंपेयर करते हुए चलते हैं और समझने थे। ये फ्लॉग हो गया, ये ह्यूमन हो गया। क्या दोनों डायसियस है? हाँ, दोनों डायसियस है। ठीक है, चलो उसमें फिर नहीं पता चलता, उसमें फिर पता नहीं चलता। अब लिपोडक्शन में देखते हैं। क्या लिपोडक्शन में कॉपुलेशन होता है? फीमेल जो ह्यूमंस में मेल लिपोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एंटर करता है फीमेल बॉडी को। पर क्या फ्लॉग में वैसा करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब फ्लॉग में कॉपुलेशन नहीं होता, फ्लॉग में कॉपुलेशन नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लॉग में ह्यूमंस में क्या मेल और फीमेल में ज़्यादा ऐसा है, यानी मेल और फीमेल में ह्यूमंस में कि क्या जेंडर अलग अलग दिखते क्या फ्लॉग में दिखते हैं? हाँ, दिख सकते हैं। जैसे मेल फ्लॉग के जो सामने वो में फोर लिम्ब में फोर डिजिट होती है सभी फ्लॉग के, तो मेल फ्लॉग के फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटिव पैड रहता है जिसे हम लोग नुक्टियल पैड बोलते हैं। हाँ कि ना? हाँ। फिर इसके बाद क्या आता है? उनके वोकल सेट लेते हैं, उनके वोकल सेट लेते हैं, मेल के और फीमेल के नहीं लेते। तो क्या ह्यूमंस में वोकल सेट दिखते हैं? नहीं। क्या जो ह्यूमंस में न्यूक्लियर पैड दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन नहीं आ गया? आ गया। अब फ्लॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, ह्यूमन में जो है वो इंटरनल है। तो ये क्या लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन नहीं आ गया? आ गया।
अब फ्लॉग जो है वो 2500 से 3000 अंडे देती है फीमेल फ्लॉग, और उतने ही एम्ब्रियो बनते हैं। पर टेडपोल इसलिए नहीं बन पाते उतने, यानी उतने ज़्यादा अदर फ्लॉग इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनकी लार्वल स्टेज में जो आसपास के वो रहते हैं कौन, उनके फिशेस रहती हैं, तो वाटर में ले करती है, तो फिशेस उनके लार्वल स्टेज को खा जाती हैं, हाँ कि ना। हाँ, पर क्या ह्यूमंस में ऐसे होता है? ह्यूमंस में एक ही बार में एक ही जनरली एक बच्चा होता है, कुछ कंडीशन के अंदर दो तीन हो जाते हैं, हाँ कि ना। जनरली एक बार में एक ही बच्चा होता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं है। और मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल से पहले एक बताया था, पॉपुलेशन ग्रोथ में तीन चीजें उसे डिटरमाइन कर रही हैं: फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर और कौन, वेदर। तो प्रीडेशन प्रेशर किस में है? फ्लॉग में है, ह्यूमंस में नहीं है, इसीलिए एक बच्चा हो रहा है। और फ्लॉग में कितने हो रहे हैं? मल्टीपल बच्चे हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लेकर ले, 2500 से 3000। ठीक है। अब ह्यूमंस में क्या हो रहा है? एक जो बच्चा होता है वो जनरली वो फ्लॉक के टेडपोल से बड़ा होता है। फ्लॉक के टेडपोल से क्या ह्यूमन का बच्चा बड़ा होता है? हाँ, बड़ा होता है। ठीक है। अब ये जो मुझे वेरिएशन दिखे इसकी लाइफ हिस्ट्री में, यही तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है। यही तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है। तो वेरिएशन किस में आ रहे हैं? साइज और नंबर ऑफ प्रोजेनी में। साइज एंड नंबर ऑफ प्रोजेनी में। साइज एंड नंबर ऑफ प्रोजेनी में। नंबर ऑफ प्रोजेनी में। ठीक है। जब मैंने फ्लॉक की बात की तब किसमें वेरिएशन है? साइज एंड नंबर ऑफ प्रोजेनी। अब मैंने और चीजें क्यों नहीं ली? तो थी फ्लॉक में तो न्यूक्लियर पैड दिखा है, पर ह्यूमन में क्यों नहीं? तो थी मैंने बोला थी जो बायोलॉजी है, ये बेसिकली इकोलॉजी, वो सबसे पहले ये किसके बारे में बात करती है? वो बेसिकली बात करती है पहले सर्वाइवल के ऊपर। सर्वाइवल के ऊपर, और फिर उसके बाद किसके ऊपर बात करती है? लिपोदक्शन के ऊपर। लिपोदक्शन के ऊपर। तो अगर लाइफ हिस्ट्री तब लिखी जा सकती है जब वो सर्वाइव कर रहा हो, जब वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा हो, मतलब सर्वाइवल तो हो रहा है। अब दूसरी बात आती है लिपोदक्शन। अब ये दो चीजें जब हो जाती हैं उसके बाद बाकी चीजों की बात की जाती है। ठीक है। तो अब आती है लिपोदक्शन। लिपोदक्शन के बारे में ही बात हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो लिपोदक्शन में वेल्यूशन दिख रहा है। तो साइज एंड नंबर ऑफ प्रोजेनी थी, प्रोजेनी की साइज और उनके नंबर में अलग अलग दिखता है। तो जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो लार्ज प्रोजेनी बनाते हैं, और वो जो लार्ज प्रोजेनी लेती, यानी क्या लेती है? लार्ज साइज प्रोजेनी बनाते, मतलब बड़ी प्रोजेनी बनाते, जैसे ह्यूमंस। पर वो क्या लेती है? स्मॉल नंबर, जैसे 1 से 2। जैसे बस में क्या होता है? 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा, या 4 से 5 हो जाएंगे। पर 2500 3000 के सामने तो वो अभी भी छोटे हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्लिंग बनाते हैं, मतलब ऑफ स्प्लिंग का साइज जिनमें बड़ा रहता है और साइज छोटा रहता है। ठीक है। तो इनमें कौन आ जाता है? बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे लेते हैं जो छोटे छोटे प्रोजेनी बनाते हैं पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोजेनी बनाते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्लिन, मतलब छोटे छोटे ऑफ स्प्लिन बनाते हैं पर बहुत ज़्यादा नंबर में बनाते हैं। तो वो उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? ऑयस्टर हो गया। ऑयस्टर कौन? जो मोती बनाता है। पेलाजिक फिशेस हो गया। अब ये पेलाजिक फिशेस क्या है? जैसे ये एक वाटर बॉडी है जिसमें फिशेस पाई जा रही हैं, तो जब से बॉटम लेयर में जो पाई जाएगी वो बेंथिक फिशेस होती हैं। फिर इसके ऊपर या मिडिल लेयर में जो फिशेस पाई जाती है वो पेलाजिक फिशेस होती है। ठीक है। तो पेलाजिक फिशेस हो गया, फ्लॉग हो गया। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखते हैं जो एक बार ब्लीड करते हैं, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमाटा के बारे में। वो क्या करते हैं? मरीन एनवायरनमेंट में रहता है, पर ब्लीड करने से स्पॉनिंग के लिए फ्लैश एनवायरनमेंट, फ्लैश वाटर के एनवायरनमेंट में जाता है, और वहीं पे स्पॉनिंग के दौरान मर जाता है। तो क्या वो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार ब्लीड कर पा रहा है? हाँ। पर क्या ह्यूमन हर साल बच्चे पैदा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हर साल बच्चे पैदा कर सकते हैं, मतलब ब्लीड करते हैं मैनी टाइम्स। ब्लीड करते हैं मैनी टाइम्स। तो अब किस में वेरिएशन दिखा? अब दिखा वेरिएशन इन नंबर ऑफ, इन नंबर ऑफ ब्लीडिंग, इन नंबर ऑफ ब्लीडिंग। कि वो अपने लाइफ टाइम में कितने बार ब्लीड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल बार ब्लीड कर सकते हैं तो वो कंटिन्यूस ब्लीडर हो गए, या ठीक है। और जो ताते थे हैं एक ही बार कर ले, वो वंस इन अ लाइफ टाइम ब्लीडर हो गए। ठीक है। तो ब्लीड मैनी टाइम्स,
ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, वो अपने लाइफ टाइम में बहुत बार ब्लीड कर सकते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई और मोस्ट ऑफ द मैमल्स हो गए लाइक ह्यूमंस। अब कुछ रहते हैं जो एक ही बार ब्लीड करते हैं, जैसे हो गया बम्बू हो गया, स्पेसिफिक सैल्मन फिश हो गया, ठीक है, बम्बू हो गया, स्पेसिफिक सैल्मन फिश हो गया, साइक्लोस्टोमाटा हो गया। हाँ कि ना? हाँ। हाँ। अब क्या कोई ऑर्गेनिज्म एक बार ब्लीड कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीपल बार ब्लीड कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म लिपोसक्शन के दौरान वो बना रहे, कौन बना रहा है, क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रोजेनी बना रहे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोजेनी बना रहे पर स्मॉल साइज प्रोजेनी बना रहे है, या कुछ ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज प्रोजेनी बना रहे पर नंबर बहुत कम बना रहे, एक से दो, ज़्यादा से ज़्यादा ना। तो क्या ये जो इवोल्यूशन के दौरान ये सब चीज़ें आई हैं, क्या ये ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हुआ होगा? मतलब इवोल्यूशन में यही ऑप्शंस क्यों चुना होगा? जैसे ह्यूमंस लार्ज प्रोजेनी बनाना और स्मॉल बनाना ही क्यों चुना होगा? फ्रॉग वो क्यों चुना होगा, मतलब कि स्मॉल साइज बनाना और मल्टीपल प्रोजेनी बनाना, ऐसा क्यों चुना होगा अपने इवोल्यूशन के दौरान? तो सोचे। इसलिए क्योंकि उस इवोल्यूशन के टाइम में जब इवोल्यूशन हो रहा था और उसका जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो बेस्ट ऑप्शन था, उसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। जैसे फ्लॉग वाटर में ब्लीड करता है तो क्या वो एक लार्ज प्रोजेनी बनाता, और क्या कहते हैं, वो बनाता, क्या कहते हैं, लार्ज प्रोजेनी बनाता और सिंगल प्रोजेनी बनाता। तब भी लार्ज प्रोजेनी के लिए कभी ना कभी तो एम्ब्रियो छोटा बनता है, सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो बनता। तब अगर उसे कोई फिश खा जाती तो दो फ्रॉग अगर एक ही बच्चा बना ले हैं और उसके जब एम्ब्रियो स्टेज में ही अगर उसे कोई फिश खा गई तो क्या वो नुकसानदायी नहीं हो गया? क्या फ्रॉग की पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए वो स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म बनाए और मल्टीपल प्रोजेनी बना ले। ह्यूमंस में वैसा प्रीडेशन प्रेशर नहीं होता, वैसा प्रीडेशन प्रेशर नहीं होता। इसीलिए वो लार्ज साइज प्रोजेनी बनाते हैं और सिंगल बनाते हैं। तो दी मदर जो है वो टेक केयर कर सकती है उतने का, हाँ कि ना? साइक्लोस्टोमा की भी जो इवोल्यूशनरी कंडीशंस होंगी वो वैसी ही होंगी, इसीलिए वो वंस इन अ लाइफ टाइम ब्लीडिंग लिया होगा। ह्यूमंस में इवोल्यूशनरी कंडीशन या जो हैबिटेट है वो वैसा है जिसमें वो मल्टीपल ब्लीडिंग शो कर सकते हैं, इसलिए वो मल्टीपल ब्लीडिंग शो कर रहे हैं। क्या ह्यूमंस में हैबिटेट में वो एक बार रिप्रोड्यूस करते नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। पर क्या वो मल्टीपल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। मतलब जो जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने रिप्रोडक्शन की मैक्सिमम कैपेबिलिटी अचीव करना चाहता है। वो अपना रिप्रोडक्शन की मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना चाहता है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना मतलब मैक्सिमम रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी दिखाना, मतलब मैक्सिमम जितना उससे हो सकता है उतनी प्रोजेनी बनाना, मतलब जितना हो सकता है उतनी प्रोजेनी बनाना। और इवोल्यूशन जो वेस्टर्न बायोलॉजी है, ये जो वेस्टर्न साइंटिस्ट इस बायोलॉजी जो पढ़ है वो वेस्टर्न बायोलॉजी है। अब इस बायोलॉजी के जो लेट डाउन या जो इसके फाउंडेशंस रखे साइंटिस्ट, उनका दिमाग में यही था कि उनका दिमाग इसी चीज़ पे चलता था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर जाए और रिप्रोड्यूस कर जाए, सर्वाइव कर जाए और रिप्रोड्यूस कर जाए, क्योंकि वो आगे भी एनवायरनमेंट में दिखे, वो आगे भी एनवायरनमेंट में दिखे, ठीक है, वो आगे भी एनवायरनमेंट में दिखे, तभी तो वो ऑर्गेनिज्म अच्छा खासा है। मैं कैसे बोल सकता हूँ आप एक एनवायरनमेंट में सुपीरियर है, एक एनवायरनमेंट में इंफीरियर है? जब आप मान लेते हैं आप ताकत वाले, फिजिकली ताकत वाले हैं, आपसे कोई वीक बंदा है, आपसे फिजिकली वीक बंदा है, पर जब एक्सट्रीम कंडीशन आई या जब लिपोसक्शन की कंडीशन आई, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, पर वो मल्टीपल प्रोजेनी क्रिएट करेगा, तो किसका वंश शैली दिखेगा या किसका वंशज आगे दिखेंगे ऑर्गेनिज्म को? उसके दिखेंगे, आपके नहीं दिखेंगे। तो लिपो बायोलॉजी के लेस्पेक्ट में, वेस्टर्न बायोलॉजी के लेस्पेक्ट में कौन सुपीरियर हुआ? कौन सुपीरियर हुआ? वो बंदा जो फिजिकली वो था, क्या कहते हैं, फिजिकली वीक था आपसे, पर वो लिपोडक्टिव फिटनेस उसकी ज़्यादा थी, और डार्विन का तो कहना ही ये था कि उसके हिसाब से जो फिटनेस है वो लिपोडक्टिव फिटनेस है,
बाकी सब चीज़ें मैटर नहीं करती तो थी। उसका मानना ये था, वेस्टर्न बायोलॉजिस्ट का मानना ये है कि अगर आप धरती पे आए हो तो आपका एक काम आपको दिया गया, आपकी स्पीशीज तो आगे बढ़ाना, आपकी स्पीशीज तो आगे बनाना। उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाता, यानी वो उतना बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं सोचते। वो सिंपल से ये सोचते हैं कि आप आए हो तो आप तो रिप्रोड्यूस करना है, हाँ कि ना, आपकी स्पीशीज को आगे बढ़ाना है, हाँ कि ना। तो डार्विन का तो कहना ही ये था कि सुपीरियर वो है जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रिप्रोड्यूस कर जा रहा है। मतलब अगर कोई अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाना चाह रहा है, पॉपुलेशन जो इवॉल्व होती है टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो मैक्सिमम या मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव ताकते हैं पोटेंशियल दिखाना चाह रहा है, मतलब वो अपनी डार्विनियन फिटनेस को बढ़ाना चाह रहा है, मतलब वो अपनी डार्विनियन फिटनेस को उस जगह बढ़ाना चाह रहा है और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है। एक ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव उसे ताकतें अचीव करना चाहता है तो उसे क्या बोलते हैं, उस कंडीशन तो क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव वैल्यू। रिप्रोडक्टिव वैल्यू कि आप अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी या पोटेंशियल को अचीव कर सके, वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव वैल्यू, जो होती है आर वैल्यू, जो होती है आर वैल्यू। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अच्छे से रिप्रोड्यूस कर ले, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अपनी शो कर ले, तो उसकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब आर वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो अल्टीमेटली जो डार्विनियन फिटनेस है वो क्या रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, वो इसकी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि बायोलॉजिस्ट का मानना क्यों है, तो बायोलॉजिस्ट का मानना क्या है, ऐसा क्यों कि वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है तो, या ये ज़्यादा कर रहा है तो ज़्यादा फिट है, आर वैल्यू उसकी ज़्यादा, रिप्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है। तो दी बायोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो कंस्टेंट के थ्रू हुआ है। कंस्टेंट मतलब किसी के ऊपर कुछ वो बनाए रखना, दबाव बनाए रखना, बेलियां कसे लेना। अब ये बेलियां कौन कस लाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में, उसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट दूसरे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, दूसरे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, दूसरे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, हाँ कि ना। इसीलिए जो बोला जाता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो भी रिप्रोडक्शन दिखा रहा है वो उस हैबिटेट के हिसाब से उसकी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, हैबिटेट के हिसाब से उसकी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो बस इतना सा ही था ये लाइफ हिस्ट्री एंड वैल्यूएशन में। तो ये खत्म होता है ये वाला चैप्टर।